It's my pleasure to invite and welcome Professor Suryakant Tripathi and everybody all in this hall are very well aware about Professor Suryakant Tripathi. Sir, he is highly distinguished and globally recognized pulmonologist and critical care specialist and sleep medicine expert. He is presently head of the Department of King George's Medical University, professor and head of the Department of Respiratory Medicine, and he has served. Bas. Thank you, sir. So thank you very much. Good evening. Wonderful. Thank you very much for S.K. Pathak and his extended family, I would say like this, because we are also part of his family. He has been the alumni of our Department of Respiratory Medicine at King George's Medical University, Lucknow. और हमारे टीचर और टीचर सर कहाँ गए अभी बोल रहे थे। अब वैसे तो महाशक्ति और महागुरु के बोलने के बाद बोला नहीं जाता है, सर का लास्ट था, बट आई एम रियली सॉरी कि मैंने स्पेशल परमिशन ली पाठक जी से। मैंने कहा बनारस तक आए हैं तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन तो कर ही आए, तो दर्शन करने में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आप चाहते क्या हैं? आधा घंटे का मेरा समय था, आधा घंटे तो मैं पक्का इंश्योर करता हूँ नहीं बोलूँगा। कितने बोलने से काम चल जाएगा या ना बोलने से चल जाए तो ओके। सो आई विल नॉट गो बियॉन्ड 20 मिनट्स। सो टॉपिक है डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ सीवियर अस्थमा। मुझे चेंजर दे देंगे क्या? चेंजर है ना? ठीक, ओके। अस्थमा की डेफिनीशन हम अंग्रेजी में पढ़ के सुनाएं या अस्थमा को समझाएं? ओके, तो इस स्लाइड को, अंग्रेजी की स्लाइड को छोड़ दीजिए। ओके, अंग्रेजी की स्लाइड को छोड़ देते हैं, अस्थमा को हम समझाते हैं। समझाएं, डेफिनेशन तो सब लिखी है, ये जीना 2026 की स्लाइड है, दिख रहा है भाई? एक कुर्सी और हटानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, जब तक तुम आओगे तब तक हम कर देंगे। थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा कोऑपरेट कर दे। ठीक, समस्या क्या है? अस्थमा सब लोग जानते हैं। सब लोग, कितने लोग हैं जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हैं अस्थमा की? सभी लोग करते हैं मेरे ख्याल से, रेज योर हैंड्स। ओके, समस्या यहां है, ये दो ब्लू में जो गोले हैं बस वो पढ़िए। क्या है समस्या? दुनिया के 13% ग्लोबल शेयर है अस्थमा का, मतलब 100 मरीज पूरी दुनिया में अगर हो रहे हैं तो 13 इंडिया में हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? 13% ग्लोबल शेयर। लेकिन दिक्कत क्या है कि 100 मरीजों की दुनिया में मौत हो रही है अस्थमा के कारण, तो उनके केसेस 43 हैं। तो हमारे पास अस्थमा के मरीज उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन मॉर्टेलिटी ज़्यादा है। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय ये सवाल भी किसी ने पूछा था, तो मैंने कहा था कि ये मॉर्टेलिटी, इतना अच्छा इलाज है, इनहेलर, इतने अच्छे इनहेलर हैं, इतना अच्छा ट्रीटमेंट है, फिर ये मौत इतनी क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कितने % लोग इनहेलर ले रहे हैं? ओनली 35 to 40%। 60 से 65% लोग इनहेलर लेते ही नहीं हैं, तो भाई मॉर्टेलिटी तो होगी। 5 साल, 10 साल, 20 साल, कितने साल तक? खटारा गाड़ी सर्विस ना कराओ, कितने साल तक चलेगी? एक दिन तो खड़ी हो जाएगी। तो ये रियल चैलेंज है, बाकी सब छोड़ दीजिए। और ये अस्थमा क्या है? ये स्लाइड आपके समझ में आ गई तो अस्थमा समझ में आ जाएगा। कोई बता सकता है ये क्या दिखाने की कोशिश की गई अस्थमा के स्लाइड में? ये पत्तियां क्या कर रही हैं? नहीं, पाठक जी नहीं, छुई मुई। ओके, आप नींबू की पत्ती छुइए, गुलाब की पत्ती छुइए, आम की पत्ती छुइए, कुछ फर्क पड़ता है क्या? कुछ फर्क पड़ता है क्या? पत्तियां तो खूब छुई होंगी, तोड़ी नहीं होंगी, छुई तो होगी, देखी होंगी। लेकिन अगर छुई मुई की पत्ती छूते हैं तो क्या हो जाता है? सिकुड़ जाती है। बस यही समस्या है। हर किसी को मालूम है कि दिल्ली में पोल्यूशन है, हर किसी को मालूम है एलर्जन है, हर किसी को मालूम पॉलन ग्रेनेड वातावरण में है, बहुत सारे एलर्जी के तत्व हैं। हमारी सबकी सांस क्यों नहीं फूलती? क्योंकि हम छुई मुई नहीं हैं। और जिसकी सांस फूलती वो क्या है? वो छुई मुई है। दैट्स ऑल। अस्थमा समझ में आ गया? खत्म करें, जहां बताना वहीं खत्म कर देंगे। जितना समझो, जितना समझ में, हाइपोग्लाइसीमिया की स्टेज में जितना समझो उतना ही समझो, क्योंकि ब्रेन को चाहिए ग्लूकोज, और वो आपका सीरम ग्लूकोज है इस समय 85, तो 70 के नीचे ना जाने पाए, ध्यान रखिएगा। ठीक, उतना ही, जहां हमें बता दीजिएगा हम वहीं रुक जाएंगे। इतनी बात अस्थमा, पहली बात समझ में आई
कि दुनिया की तुलना में हमारे देश में अस्थमा से होने वालों मौतों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 3 गुने लगभग। समझ में आ गई? दूसरी बात समझ में आई कि हर किसी का जीनोटाइप एक जैसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सांस की नलियां अति संवेदनशील हैं, दे आर जेनेटिकली ससेप्टेबल, और इसीलिए जब ये सांस की नलियां किसी धूल, धुआं, परागकण, एलर्जी के तत्व, ठंडा गर्म, इन सब के संपर्क में आती हैं तो उनमें सूजन आ जाती है और सिकुड़न आ जाती है। अस्थमा समझ में आ गया? कितने लोग ऐसे हैं जो नॉन मेडिको हैं, यहाँ नॉन मेडिको हैं, जिनको डॉक्टरी से कोई लेना देना नहीं? ये हाथ उठाओ यार ईमानदारी से, ऐसी मुझे मालूम है, आई कैन आइडेंटिफाई। ओके, उनको समझ में आई कि नहीं है भाई? अस्थमा समझ में आ गया भाई? ठीक। इंटर पास भी बैठे हो तो उनको भी समझ में आना चाहिए। अब एमबीबीएस की फाइनल ईयर की स्लाइड है, ये पैथोलॉजी है। व्हाट इज ABC ऑफ अस्थमा? ए स्टैंड फॉर एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस, यानी छुई मुई। तो पहला क्वालिटी उनकी सांस की नलियों की है कि वो सांस की नलियां छुई मुई हैं, यानी एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस। वायु मार्ग की जो सांस की नलियां हैं वो अति संवेदनशील हैं, इसलिए वो एलर्जी के किसी कारक के संपर्क में आने पर वो सूजन आ जाती है और सिकुड़न आ जाती है। क्या दो चीज़ें हो जाती हैं? एक, सांस की नली में सूजन हो जाती है और सिकुड़न हो जाती है। दूसरा है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। ब्रोंकस से मतलब सांस की नली, कॉन्स्ट्रिक्शन से मतलब सिकुड़ जाना। एंड सी इज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, यानी सूजन। ओके, ये एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्रों को हम लोग स्लाइड में पढ़ाते हैं, उसकी स्लाइड है। और ये सांस की नली कैसी हो जाती है? नॉर्मल सांस की नली का कट सेक्शन है, और वो देखिए अस्थमा की सांस की नली का कट सेक्शन है, और उसमें सांस की नली में हार्डली देयर एनी स्पेस फॉर गोइंग एयर इनसाइड दिस। तो हमारे देश में चैलेंजेस क्या हैं? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 2019 में हमारी लीडरशिप से कहा कि भाई कुछ ऐसा करिए जो प्राइमरी केयर फिजिशियन हैं उनको भी अस्थमा समझ में हो जाए, तो वो भी डायग्नोज और ट्रीटमेंट करने लगे। तो हमने कहा ठीक, हम इस चैलेंज को लेते हैं। उसके पहले हमने कहा कि इस देश में चैलेंजेस क्या है अस्थमा के। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पेशेंट रिमेन अनडायग्नोज और रॉन्गली डायग्नोज। रॉन्गली डायग्नोज मीन जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ऐसे हर फूलती हुई सांस अस्थमा नहीं होती। सांस फूल रही थी एनीमिया की वजह से, लिख दिया इनहेलर, ये रॉन्गली डायग्नोसिस है। सांस फूल रही थी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, लिख दिया इनहेलर। सांस फूल रही थी लंग कैंसर की वजह से, लिख दिया इनहेलर। सांस फूल रही थी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज की, लिख दिया इनहेलर। ये रॉन्ग डायग्नोसिस है। तो मिस डायग्नोसिस भी है, अंडर डायग्नोसिस भी है, ओवर डायग्नोसिस भी है और रॉन्ग डायग्नोसिस भी है। सब गचाड़ा पखाड़ा खचाड़ा सब है। पत्रकार बैठे हैं कोई? इस समय पत्रकार नहीं है, ठीक। वो पूछ रहे थे क्वेश्चन दोपहर में। Those who get diagnosed remain poorly or inadequate। इस सब के बाद भी जिनकी डायग्नोसिस हुई वो inadequately treated। मैंने कहा कि जिनकी डायग्नोसिस हो जाती है, इस देश में 4 करोड़ अस्थमा के रोगी हैं, और जिनमें से जिनकी भी डायग्नोसिस हो पाती है उसमें से उनका ट्रीटमेंट inadequate है। उनसे कहा जाता है सुबह शाम इनहेलर लीजिए, तो वो जुमे जुमे इनहेलर लेते हैं। कुछ हनुमान जी के भक्त हैं, मंगल मंगल लेते हैं। कुछ देवी जी के भक्त हैं, शुक्र शुक्र लेते हैं। कुछ शंकर जी के भक्त हैं, वो मंडे मंडे लेते हैं। डॉक्टर सूर्यकांत के कहने से क्या होता है यार? हमारा तो शंकर जी कहते हैं मेरे दिल लो, उसी में ठीक हो जाएगा। तो भाई ऐसा मत करो, सुबह शाम इनहेलर लेना पड़ता है। सो इनएडिक्वेटली ट्रीटेड। मोस्ट ऑफ द इंडियन पेशेंट कंटिन्यू टू बी ऑन ओरल मेडिकेशन। डॉक्टर साहब ओरल कोई दवा हो, इंजेक्शन लंबे समय तक लगवाने को हम तैयार हैं, गोली लिख दो, ये इनहेलर क्यों लिख दिया? तो मैंने कहा भाई डॉक्टर सूर्यकांत की बात मानो या न मानो, यूट्यूब पे जाओ और उस पर टाइप करो अस्थमा वीडियोज ऑफ योर फेवरेट हीरोइन, अवर फेवरेट हीरोइन। गैस किस हीरोइन का चेक करना है? दिल नहीं, कहां से आवाज आई? मैडम प्रियंका चोपड़ा। अब भाई प्रियंका चोपड़ा को अब आप इतनी देर लगाई फेवरेट हीरोइन में, मैडम ने पहले ही बता दिया। तो प्रियंका चोपड़ा का कितने लोग आज रात में प्रियंका चोपड़ा को सर्च करेंगे? हम लिख देंगे, आज मैसेज कर देंगे निक जोनस को, प्लीज डोंट माइंड टुनाइट। ओके, नोबडी, एवरीबडी विल सर्च। बगल में मैडम, मतलब मैडम तो आई नहीं, फिर क्या दिक्कत है? कह दो मैडम को भी बता दो, आज तो डॉक्टर सूर्यकांत हैज ऑथराइज्ड मी टू सर्च होल नाइट प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा एंड प्रियंका चोपड़ा, दैट्स ऑल। आज आप ऑथराइज्ड हैं, आज कुछ नहीं कहेंगे मैडम। उनका देखना है अस्थमा वीडियोज ऑफ प्रियंका चोपड़ा। उसमें एक वीडियो में वो कहती है कि मेरी 5 साल
अस्थमा डायग्नोज हुआ और तब से मैं इनहेलर ले रही हूं और दुनिया में आज जो भी मैं कुछ कर पाई इंक्लूडिंग मैरिज विद निक जोनस, जो भी कर पाई, 8 साल छोटे से शादी करना कोई इतना कम चैलेंज थोड़ी है यार, तुम करके दिखाओ कोई हो तो, और कोई दूसरा क्यों नहीं मिलता। ओके, सो उसने कहा कि इसलिए ले पाई मैं क्योंकि मैंने इनहेलर कंटिन्यूअसली लिया। अंडरस्टैंड? तो ये जो मरीज आपसे कुतर करते ना, डॉक्टर साहब आखिरी इलाज इनहेलर छोड़िए, कुछ और लिख दीजिए, डॉक्टर साहब लत पड़ जाएगी, ये सब बकवास नहीं कहना। जाओ प्रियंका, मेरा सिर मत खाओ, प्रियंका चोपड़ा का वीडियो देखो और खुश हो जाएगा। 40-50 साल के बीच में होगा तो बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि उसकी उम्र प्रियंका चोपड़ा, 20 साल उसको प्रियंका चोपड़ा की ही फिल्में देखते गुजरी है। तो फिर एक हम लोगों ने आर्टिकल लिखा, एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एस्थमा इन प्राइमरी केयर। बहुत जरूरी है, हर एमबीबीएस डॉक्टर को मेरा मानना है कि एस्थमा का मैनेजमेंट आना चाहिए, हर एमबीबीएस स्टूडेंट को। इस देश में कुछ हजार पल्मोनोलॉजिस्ट है, इतने पल्मोनोलॉजिस्ट 4 करोड़ एस्थमा को ठीक थोड़ी कर लेंगे। सो एवरीबडी नीड्स सेंसिटाइजेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर एस्थमा मैनेजमेंट। फिर लिखा एक दूसरा आर्टिकल, 2 आर्टिकल लिखे, एंड दिस इज माई पर्सनल अप्रोच फॉर एस्थमा मैनेजमेंट, 7D अप्रोच। पहली बार सर मैंने इस 7D अप्रोच को लखनऊ में बोला तो मेरे चेयरपर्सन थे डॉक्टर अशोक चंद्रा साहब। अशोक चंद्रा साहब जॉर्जियन हैं, KGMC के पढ़े हुए हैं, 1963 बैच, सर से भी, सर 70 बैच के हैं, सर से भी 7 साल सीनियर। एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ वाज आल्सो प्रोडक्ट ऑफ KGMC, सेम बैच 1963, बहुत पॉपुलर बैच है ये। त्रान साहब भी 63 बैच के जॉर्जियन हैं, KGMC के पढ़े हुए हैं। तो माई फादर इन लॉ अशोक चंद्रा, त्रान साहब, VK पुरी, दिस ऑल सेम बैच। तो मेरे मतलब उस हिसाब से मैं उनका दामाद हुआ अशोक चंद्रा साहब का। तो उन्होंने देखा इनविटेशन कार्ड, बोले 7D अप्रोच तो मैंने एस्थमा में आज तक पढ़ा नहीं, अगर ये सूर्यकांत बोल रहा है तो कुछ होगा, जरूर कुछ होगा। और रिप्रेजेंटेटिव कंपनी वाले को उन्होंने ऐसा कहा। सो दिस इज माई पर्सनल अप्रोच, आई विल कम 1 by 1। आप कह रहे हैं सीवियर एस्थमा डॉक्टर पाठक ने मुझे, तब मैं ये क्यों बना रहा हूँ। अब इन्होंने कहा कि 7 मंजिला मंदिर बनाइए, मुझे मालूम है 7 मंजिला बनाने के लिए नींव बहुत गहरी खोदनी पड़ेगी, फाउंडेशन स्टोन अच्छी नहीं होगी तो इमारत कैसे बनेगी। सो आई एम डेवलपिंग ए फाउंडेशन स्टोन ऑफ एस्थमा। पहले डी पे आते हैं डॉक्टर। डॉक्टर कैसा होना चाहिए? डॉक्टर ऐसा होना चाहिए तब वो लगेगा कि एस्थमा डॉक्टर है, जो स्पेशली ट्रेंड हो। डॉक्टर शुड बी लेबल्ड एज एन एस्थमा डॉक्टर ओनली व्हेन ही इज ट्रेंड बाय ए सुटेबल एक्सपर्ट। ओके, तो आज से, कल से आप 6 जून से लिख सकते हैं कि आई एम क्या लिख सकते हैं? एस्थमा डॉक्टर। सो यू कैन राइट यस। सो दूसरी डी, डॉक्टर के बाद फिर डायग्नोसिस एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अभी क्या बोला था मैंने शुरू में, जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे हर फूलती हुई सांस एस्थमा नहीं हो सकती। क्या हो सकती है? इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, ट्रॉपिकल पल्मोनरी हिस्टोफीलिया हो सकती है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकती है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, क्रोनिक निमोनिया हो सकती है, सार्कोइडोसिस हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो पक्का ठोंक बजा के जब तक एस्थमा ना हो जाए आप इनहेलर ना लिखिए। तो एस्थमा में बहुत प्रॉब्लम है, 360 डिग्री प्रॉब्लम है। अंडर डायग्नोसिस, मिस डायग्नोसिस, ओवर डायग्नोसिस, देन इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट, इनएडिक्वेट कंप्लायंस, इनएडिक्वेट एडरेंस, सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो अब ये फिर गाइडलाइन वाली अंग्रेजी है। अंग्रेजी पढ़ाएं या एस्थमा समझाएं? बोलिए, फिर बोलिए। अंग्रेजी पढ़ाएं कि एस्थमा समझाएं? तो अंग्रेजी फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, 5 चीजें करिए, सिर्फ 5 चीजें। डायग्नोसिस 100% कंफर्म। ये 5 चीजों का प्रोटोकॉल मैं पिछले 20 साल से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूं। इसमें 1-2 जांचें ऐसी हैं जो अभी कुछ साल पहले जीना में आई हैं। सर वुड बी एग्री फॉर, लेकिन मैं 20 साल से पहले ही कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है अच्छा डॉक्टर वही उस देश का बन सकता है जो अपने देश को जानता है। तो भारत में अच्छे डॉक्टर बनना है तो पहले भारत को जानो, नहीं तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। 5 चीजें। 2 खून की जांच है, CBC एंड सीरम IG। 2 एक्सरे हैं, नाक का एक्सरे, चेस्ट का एक्सरे। अब आप कहेंगे चेस्ट का एक्सरे तो ठीक है, नाक का एक्सरे क्यों है? अगर ये छत टपक रही है तो प्रॉब्लम कहां है? छत में कि फर्श में? बोलिए, छत में। और प्रॉब्लम कहां दिखेगी? अगर नाक में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम किसको होगी? लंग्स को होगी। इसलिए जिसने एक्सरे पैरानेजल साइनसिस पल्मोनोलॉजिस्ट नहीं कराया एस्थमा का, वो एस्थमा ट्रीट नहीं कर सकता है। बंद कर देंगे भाई, ऐसी भी क्या नाराजगी है?
तो 2 एक्सरे करवा लीजिए, 2 खून की जांच और स्पायरोमेट्री यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करा लीजिए। ओके, सो दिस इज बीइंग डेवलप्ड बाय मी। और ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो मैं अभी बात कर रहा था, बहुत सारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकती हैं। थर्ड डी इज द ड्रग्स। आप सबको मालूम है ड्रग्स एक्चुअली सबको पता रहता है। सो 2 टाइप्स ऑफ ड्रग्स वी आर यूजिंग, रिलीवर ड्रग्स, ब्रोंकोडायलेटर, प्रिवेंटर यूजली, एंटी इन्फ्लेमेटरी दैट इज स्टेरॉइड्स। तो 3 तरह के हमारे पास दवाएं हैं, कंट्रोलर मेडिकेशन है, रिलीवर मेडिकेशन है, एड ऑन थेरेपीज हैं, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन में हम यूज करते हैं। हम सिंगल स्मार्ट थेरेपी, एक इनहेलर में 2 दवाएं इस्तेमाल करते हैं। हम ट्रिपल ड्रग थेरेपी भी देते हैं। देखते हैं कहाँ हम बहुत सारी दवाएं, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड बहुत सारे हैं, लिकोट्रीन मॉडिफायर, मोटेलिकास्ट है, और ये कॉम्बिनेशंस हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। रिलीवर में हम सावा, सामा और लावा इस्तेमाल करते हैं। डोजेज ये पूरा चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट में दिया हुआ है, कोई भी आप जरा सा सर्च करेंगे चार्ट मिल जाएगा, इसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और ट्रिपल थेरेपी की बात बहुत हो रही है, तो ये 3 ड्रग कॉम्बिनेशन हम कहाँ इस्तेमाल करें? हर अस्थमा को एमआर जितना भी पढ़ाए, हर एस्थमेटिक्स को ट्रिपल इनहेलर की थेरेपी नहीं है। ओके, कहाँ ज़रूरत है? आईसीएस प्लस लावा प्लस लामा, यानी लॉन्ग एक्टिंग बीटा टूगेनिस्ट एंड लॉन्ग एक्टिंग मस्कार्निक एजेंट। तो कहाँ ज़रूरत है? बहुत सारे ये कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, 1 2 3, इसमें नहीं जाएंगे। इस्तेमाल कहाँ करना है? केवल 6 कंडीशन ऐसी हैं जहाँ इस्तेमाल करना है। सीओपीडी पेशेंट अनकंट्रोल ऑन ड्यूअल थेरेपी, तो सीओपीडी में भी देंगे। नॉन स्मोकिंग सीओपीडी, सीओपीडी फ्रीक्वेंट एक्सरवेशंस, सीओपीडी विद रैपिड लंग फंक्शन डिक्लाइन, सीओपीडी विद हिस्ट्री ऑफ एस्थमा, सीओपीडी ओवरलैप, अनकंट्रोल्ड एस्थमा ऑन ऑप्टिमम आईसीएस लावा। आईसीएस लावा ऑप्टिमम देने का मतलब है इनहेलर भी सही ले रहा है, ड्रग्स एंड डोजेज भी सही ले रहा है, आपने हाई डोज भी कर दिया है और सब कुछ सही है, आपने सब चीज़ तय कर ली, तब जाके पता चला। एंड क्रॉनिक एस्थमेटिक स्मोकर। सिर्फ 6 कंडीशन है जहाँ पर ट्रिपल, इसकी आप फोटो खींच सकते हैं। 6 कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पर ट्रिपल इनहेलर आएंगे, वरना एमआर आएगा। हर कंपनी का कहेगा लिख दो सर, लिख दो, आंख बंद करके लिख दो। डिवाइस, बहुत सारे इशू इसमें भी हैं। ये मेरी अपनी स्लाइड है, इसकी भी फोटो लीजिए, मैं जल्दी नहीं कर सकता हूँ। ये भी मेरा डेवलप किया हुआ है, हाउ टू सिलेक्ट ए डिवाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि मंडे को मैं इनहेलर लिखूंगा, ट्यूसडे को मैं रोटाहिलर लिखूंगा, और वेडनेसडे को मैं नेबुलाइजर लिखूंगा, और 4th डे को मैं सिंको ब्रीथ लिखूंगा, ब्रीथ एक्चुएटेड इनहेलर। नो, ऐसा नहीं है। किसको कब कौन सा इनहेलर देना है, दिस इज ऑल्सो डेवलप्ड बाई मी, और ये आप फॉलो कर सकते हैं। और ये यूपीपी है, यानी यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ प्रैक्टिस, विच आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट मोर देन 15 ईयर्स। किस इनहेलर को कहाँ इस्तेमाल करना है, डेलिब्रेशन बहुत जरूरी है, पेशेंट एजुकेशन बहुत जरूरी है, इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। नंबर मरीज कहेगा सफाई अस्पताल में बहुत है, दवाई अस्पताल में बहुत बढ़िया है, लेकिन सुनवाई नहीं है। सुनवाई मतलब यही, डॉक्टर साहब सुनते ही नहीं है, मेरी तो बात ही नहीं सुनी, बस मोबाइल पे व्हाट्सएप देखते रहे, दवा लिखते रहे। तो ऐसा मत करिए, सफाई दवाई के साथ साथ सुनवाई भी इस्तेमाल करिए। तो एजुकेट करते रहिए एडरेंस इंप्रूवमेंट करने के। सीवियर अस्थमा पर आते हैं, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। अब ये 3 चीज़ें आप जान लीजिए। बड़ा गोला है वो अनकंट्रोल्ड अस्थमा है। कोई भी अस्थमा है जो इनहेलर दे रहे हैं, रेगुलर ले रहा है, सब कुछ कह रहा है, फिर भी कंट्रोल नहीं, तो आप उसे कहेंगे अनकंट्रोल्ड अस्थमा। उसमें एक छोटा पार्ट है डिफिकल्ट टू ट्रीट अस्थमा, जिसमें आपको डिफिकल्टी आ रही है, डॉक्टर पाठक साहब के पास भेजना पड़ रहा है, डॉक्टर मिश्रा जी के पास भेजना पड़ रहा है, या कहाँ गए मोहित भाटिया के पास भेजना पड़ रहा है, वगैरह वगैरह। तो फिर उसमें से कुछ ऐसे निकल आएंगे जो एक्सपर्ट कहेगा कि भाई इसलिए डिफिकल्टी आ रही थी क्योंकि ये पेशेंट ही सीवियर अस्थमा का है। केवल 100 में 5 अस्थमा के मरीज होते हैं, 5%। ज़्यादा टेंशन मत लो, बीएचयू भेज दो, पाठक जी के पास भेज दो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ गए, उनके पास भेज दो, लखनऊ चले जाओ, ठीक। 5% के पीछे इतना सिरदर्द क्यों लो भाई, टॉपिक ही रखा है इन्होंने, क्या करें। अब देखिए मैं बता देता हूँ, दुनिया में 24% ऐसे हैं जो अनकंट्रोल्ड अस्थमा है, 17% उसमें से ऐसे हैं जो डिफिकल्ट टू ट्रीट है, और केवल 3.7% यानी लगभग 5% ऐसे हैं, हमारे देश में थोड़े ज़्यादा है, जो सीवियर अस्थमा। सीवियर अस्थमा समझ में आ गया? क्या समझ में आया? अगर सीवियर अस्थमा है तो क्या करना है? रेफर कर देना है। क्या करना है? जैसे टीबी में कहता हूँ एमडीआर टीबी, एक्सडीआर टीबी है, ट्रीट करना है आपको, नहीं करना है? नहीं करना है। प्रोग्राम बना है, डॉक्टर सूर्यकांत बने, डॉक्टर आइमशाद बने, सब बीएचयू बना है, सब बना है। क्यों करोगे भाई, इतना दिमाग क्यों लगाते हो? जो एमडीआर टीबी क्यों लिखते हो? कभी लेनेजोलेट लिखें, कभी मॉक्सीफ्लोक्सासिन, इतना दिमाग मत लगाओ। सेंसिटिव टीबी है, आप ट्रीट करिए। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हमें दे दीजिए, ये तो डस्टबिन है ना, सबसे कठिन खराब है ना, हमको करने दीजिए। हम तो सरकारी डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, हमारा तो काम ही यही है। जितना
कचरा निकल रहा है सब सरकारी में भेज दो। सेंसिटिव टीबी आपकी, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हमारी, बहुत सिंपल है। बढ़िया बढ़िया अस्थमा आपका, सीवियर अस्थमा हमारा, अनकंट्रोल्ड अस्थमा हमारा। समझ में आ गया? यस। कचरा कूड़ा सब हमारे पास, पाठक जी के पास भेजिए। तो अब हमारा पेशेंट कंट्रोल है कि नहीं कंट्रोल है, बट 4 सवाल पूछिए, आपको पता चल जाएगा 2 मिनट के अंदर। क्या 4 सवाल हो? डे टाइम एस्थमा सिम्टम्स मोर देन ट्वाइस, हफ्ते में 2 बार डे टाइम सिम्टम्स होते हैं, मतलब खांसी आती है, सांस फूलती है, बीच बच्चा खांसने लगता है। एनी नाइट अवे, रात में सांस फूल जाती है, या सावा रिलीवर फॉर सिम्टम मोर देन ट्वाइस पर भी। आप आईसीएस लावा दे रहे हैं फिर भी सावा की जरूरत पड़ती है 2 बार से ज्यादा। एनी एक्टिविटी लिमिटेशन, ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, इनमें से कोई नहीं है तो ये वेल कंट्रोल है, 1 से 2 हैं तो पार्टली कंट्रोल है, और 3 से 4 है तो ये अनकंट्रोल है। स्लाइड की फोटो ले लीजिए और इस पर अपने कंपाउंडर को भी बता दीजिए, वो भी बता देगा पूछ के कि ये पेशेंट कौन सा है, अनकंट्रोल, कंट्रोल, पार्टली कंट्रोल और वेल कंट्रोल। ओके, डिफिकल्ट टू ट्रीट एस्थमा बता दिया। हाँ, उसके पहले आपको बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो इनकी सबकी डीडी आपको निकालनी पड़ेगी कि जिसको हम डिफिकल्ट टू ट्रीट एस्थमा पढ़ रहे समझ रहे थे, वो कहीं सीओपीडी तो नहीं है, ट्रॉपिकल पल्मोनोफिलिया तो नहीं है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर तो नहीं है, पल्वी ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, पल्वी एम्बोलिज्म तो नहीं है, लैरिंजियल आईएलडी तो नहीं है, ब्रोंकाइटिस नहीं, इनहेलेशन ऑफ फॉरेन बॉडी बच्चे में तो नहीं है। पता चला फॉरेन बॉडी हम इनहेलर पर नेबुलाइजर दिए जा रहे हैं। ट्रेकियो ब्रोंकोमलेशिया तो नहीं है, रिकरेंट रेस्पिरेशन वगैरह वगैरह। इसकी फोटो ले लो। ओके, समझ में आ गया? ठीक। हर चमकती चीज, क्या बोला मैंने? हर फूलती हुई सांस, वाह। सीवियर अस्थमा जी खत्म। 3 से 10%, लगभग 5% को सीवियर अस्थमा होता है, और उसके पहले लेवल करने पहले आपको ये सब आना चाहिए कि इनकरेक्ट डायग्नोसिस तो नहीं है, पुअर कंप्लायंस तो नहीं है, अनरिकॉग्नाइज्ड ट्रिगर तो नहीं है, एसोसिएट कोमॉर्बिड कंडीशन तो नहीं है, डिसफंक्शनल ब्रीदिंग तो नहीं है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत सारे ट्रिगर्स हैं हमारे देश में, आप ट्रिगर्स डालेंगे तो ट्रिगर्स ऑफ अस्थमा गूगल सब दे देगा आपको। ये देखिए, मैं कहता हूँ भाई घर को घर रहने दो, इसको क्या बना रखा है इन्होंने, मैडम ने? चिड़ियाघर। तो इसलिए कहता हूं घर को घर रहने दें, चिड़ियाघर न बनाएं, मेरी बहुत पुरानी कहावत है। अब देखिए, ये सब ट्रिगर हैं। खाने देखिए, खाना फूड खाते ही नहीं, फूड की जगह क्या खाते हैं? फास्ट फूड। फास्ट अलग चीज है, फूड अलग चीज है। फास्ट माने व्रत, वो तो हम रखते हैं बीच में अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, हमने दोनों को क्लब कर दिया। ना फास्ट है ना फूड है, सब कुछ सब कुछ फ्री रेडिकल है। तो इसलिए ऐसा कृपया ना करें। आंटी के चिप्स तो ठीक थे, लेकिन अंकल चिप्स हैं खतरनाक। इसका क्या मतलब? ये एक सिंबॉलिक है। आंटी के चिप्स मतलब होली के आसपास जो हम लोग घर में बने हुए चिप्स खाते हैं, प्लेट भर खाइए, 4 प्लेट खाइए, कुछ नहीं होगा। 2 अंकल चिप्स का पैकेट कोई हमें इस हॉल में खा के दिखा दे और रात में उसको पेंटाप्रिजोल से लेके और वोनाप्रिजोल न खानी पड़ी तो मेरा नाम बदल देना। 2 पैकेट खा के दिखाइए। कोमॉर्बिड कंडीशन है बहुत सारी, हम इस पर जवानी के डायबिटीज से लेके बहुत सारी, सबको ट्रीट करिए। डायग्नोसिस तो हाउ टू सिलेक्ट बायोलॉजिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग इस उम्मीद में है कि सीवियर अस्थमा होगा, तो बायोलॉजिकल कैसे दें? तो इसके पहले ये 5 चीजें होनी चाहिए, तभी आप बायोलॉजिकल। हर पेशेंट को ओमेलिजुमैब इंजेक्शन लगने की जरूरत नहीं है। किसको जरूरत है? एक्सरवेशन मोर देन 2 पर ईयर रिक्वायरिंग स्टेरॉइड्स, ओरल स्टेरॉइड्स, हाई ट्रीटमेंट बर्डन, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, फ्रीक्वेंट लीवर यूज, हाई बायोमार्कर्स। तो बायोमार्कर्स हम कर लेंगे। ब्लड बायोमार्कर एफएनओ होता नहीं है, बहुत कम। आईजी लेवल कर लेंगे, स्पुटम इस्नोफिल बहुत कम होता है, और बहुत सिंपल है। इसकी फोटो ले लीजिए, बस हो गया काम, मेरा काम खत्म, लेक्चर खत्म। लास्ट स्लाइड ऑफ माय टॉक, इसकी फोटो जरूर ले लीजिए। कौन सा बायोमार्कर, कौन सा बायोलॉजिकल कब इस्तेमाल करना है? अगर सीवियर एलर्जिक एस्थमा है जहां पर आईजी बढ़ा हुआ है, हम एंटी आईजी ओमेलिजुमैब देंगे। स्नोफिलिक एस्थमा है जहां स्पुटम स्नोफिलिया, पेरिफेरल ब्लड स्नोफिलिया बढ़ी है, या फेनो बहुत बड़ा हुआ है, उसको हम एंटी इंटरल्यूकिन 5 या एंटी ल्यूकिन 5R देंगे, यानी मेपेलिजुमैब या बेनलेलिजुमैब देंगे, या एंटी IL4R देंगे, यानी डुपेलिमैब देंगे। अगर ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, मतलब स्नोफिल भी नहीं बढ़ी हुई है और आईजीई भी नहीं बढ़ा हुआ है, तो ये न्यूट्रोफिलिक एस्थमा है, और इसके लिए ब्रोंकोथर्मोप्लास्टी और मैक्रोलाइड का इस्तेमाल किया जाता है। हो गया? डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर एस्थमा हो गया? हो गया? समझ में आ गया? तो क्या करना होता है? बनारस में पता नहीं क्या करना होता है।
जब चीज़ अच्छी तरह समझ में आ जाए तो क्या करना होता है? अरे भाई, माय गॉड, अबे ताली कौन बजाएगा यार? बड़े कमाल की ऑडियंस है यार। हम तो देखो यार, हम हाँ दर्शन करके 8000 स्टेप्स हो गए मेरे, बस 2000 तो बचे हैं, 10,000 तक करने होते हैं। बहुत सारे ये है, इसका भी आप फोटो ले सकते हैं। क्या टारगेट है, क्या डोजिंग इंटरवल है, अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट कितनी है, कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, ये सब इसमें दिया हुआ है। ये भी आप स्लाइड में ले सकते हैं। इसको आप पोस्टर बना के क्लिनिक पे लगा लीजिए और फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप कंपनी वाले को बुलाइए और उसको चाटिए। देखो कंपनी वाला कोई है तो ठीक, ना है तो 90% कंपनी वाले आपको चाटते हैं। 10% मौके आते हैं जब आपको उनका चाटने का मन करता है। तो ये 10% वाली स्लाइड है, उनको बुलाइए और चाटिए। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी होता है बहुत सारे। अभी हमसे पूछ रहा था कोई योगा, प्राणायाम, जलनेती, ये सब करिए, लेकिन कोई इनहेलर का विकल्प नहीं है। और जिनको डिटेल में जानना है, ये मेरा एक स्पेशल आर्टिकल है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, अ कॉम्प्रिहेंसिव नरेटिव बेस्ड ऑन। ये हमने अभी एक ओरेशन लिया था एलर्जी अस्थमा की नेशनल कॉन्फ्रेंस में। किसी को करना है इसकी फ़ोटो ले लीजिए। जर्नल आती है इंडियन जर्नल ऑफ एलर्जी अस्थमा एंड इम्यूनोलॉजी, उसमें अभी लेटेस्ट 2025 में छपा है, आप इससे ले सकते हैं। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन करवा सकते हैं। आज पल्मोनरी रिहैब की हमने वर्कशॉप की है। यूपी का पहला पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन हमारे पास है। आपको ट्रेनिंग लेनी है, आपको पेशेंट भेजना है, आप ले सकते हैं। योगा भी कराते हैं हम स्मोकिंग सेसेशन भी कराते हैं। और योगा और उस पर हमारे खुद के पब्लिकेशन है। कोई कह रहा था साहब आप ऐसे कह सकते हैं, एनडीटीवी वाला कहता था आपने ऐसे कह दिया योगा क्योर नहीं करता। मैंने कहा योगा क्योर नहीं करता है। योगा में लिखा है करो योग रहोगे निरोग, रहोगे निरोग। उसने कहीं नहीं कहा करोगे योग तो बीमारी ठीक हो जाएगी, नेवर, किसी पुस्तक में नहीं लिखा है। ये सब मिसगाइडेड करते हैं कि योगा से ये हो जाएगा। वजन कम होगा तो शुगर लेवल अच्छा हो जाएगा, वजन कम होगा तो एक्सरसाइज करोगे तो हो जाएगा, योगा से थोड़ी हो जाएगा। 25 पब्लिकेशन है, हाईएस्ट पब्लिकेशन इन दिस फील्ड इन द वर्ल्ड। आप सर्च कर लीजिए, 25 पब्लिकेशन किसी सेंटर से नहीं है। सो एंड वी हैव पब्लिश्ड मोर देन 50 आर्टिकल्स रिलेटेड टू द अस्थमा। एक ही किताब है, मेरा सौभाग्य है सांसद आपके हैं, लेकिन इस मेरी किताब का विमोचन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हुआ है। डेट भी लिखी है मैंने, 29 जुलाई 2023। ये दूसरी किताब है। बहुत सारी किताबें मास्टर हूँ तो लिखने का शौक़ है। ये बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं। और लास्ट स्टेज ये है कि अस्थमा, हम जो सेंसिटिव अस्थमा यानी साधारण अस्थमा उसको हम ट्रीट करें, और अगर सीवियर अस्थमा, डिफ़िकल्ट अस्थमा, अनकंट्रोल्ड अस्थमा है तो पाठक जी को या किसी को रेफर करना है। थैंक यू वेरी मच। अभी भी कोई अगर प्रश्न पूछने की हिम्मत बची है तो आप पूछ सकते हैं। मेरी तो है अभी हिम्मत आंसर देने की।